हेलो दोस्तों। एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अक्सर जब भी मैं गाय को चारा डालने जाती तो मैं इसी तरह का मंजर देखती थी। मैंने देखा कि मेरे भैया भाभी के साथ वे सब कर रहे थे। भैया और भाभी के बीच प्यार और आपसी समझदार बहुत सुंदर दृश्य था। उन्हें देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। जैसे ही भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वे मुस्कुराते हुए भैया से अलग हो गई और गाय का दूध निकालने चली गई, जबकि भैया बाहर की तरफ चले गए। मैंने सोचा कि इस समय मुझे उन्हें उनके निजी समय में अकेला छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं घर वापस लौट आई और मन ही मन ये सोचने लगी कि मेरे पति ने तो मेरी कभी नहीं लिया है और मेरे भैया कितने रोमांटिक है। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी तभी पीछे से मेरे भैया आ गए और बोले, रूपाली तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे पति के पास तो तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं। ये कहते हुए मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। तभी भैया ने दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ लिया और अपनी इच्छा बताए, जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनकी इच्छा सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर भैया ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। पूरी तरह से काँप रही थी, यह सोचते हुए कि कहीं हमें कोई देख न ले। भैया ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग खेतों में गए हैं और तुम्हारी भाभी तो गाय का दूध निकालने में व्यस्त है। सिर्फ 5 मिनट की बात है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कहकर भैया ने अपनी उस इच्छा को पूरा किया जिसके लिए लड़के जल्दी से राजी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम रूपाली है और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। हमारे परिवार में मेरी एक बड़ी बहन और एक भाई है। दोनों की शादी हो चुकी है। ये कहानी उस समय की है जब मैं 22 साल की थी। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे और मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ था और मैं मायके आई तो घर का माहौल बहुत गमगीन था। मेरी माँ ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। मैंने माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पापा एक कोने में खड़े थे और उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और भारी स्वर में कहा, बेटा तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। ये सुनकर मुझे तो जैसे धरती खिसक गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी दीदी एक बेटी थी जो शादी के 1 साल बाद हुई थी। हम सभी परिवार के लोग दीदी के ससुराल गए थे, जहां उनकी अंतिम क्रिया संपन्न हुई। धीरे धीरे जीवन ने फिर से अपनी सामान्य गति पकड़नी शुरू कर दी। दीदी के मौत के 2 महीने बाद मेरे जीजा अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गए। उस समय मैं घर में थी। जीजा जी के परिवार में क्या चर्चा हुई मुझे इसका कोई पता नहीं था। जब मैंने देखा तो माँ मुझे एक कमरे में ले गई। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीदी अब हमारे बीच नहीं है और उनकी छोटी सी बेटी है। उसकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। तुम्हारे जीजा जी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। हमने सोचा था कि तुम ही वहाँ इंसान हो जो इस बच्ची की ज़िंदगी को संभाल सकती हो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने माँ से पूछा, पर माँ कैसे? माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा तुझे इस बच्ची को रखना होगा। ये बहुत कठिन फैसला है, लेकिन यही एक रास्ता है। बेटी तुम मना मत करना, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ की आंखों में आंसू थे और उन्हें देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अपनी आंखों से आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है माँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी बात मानकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। इसके बाद माँ दूसरे कमरे में चली गई। दीदी के मौत के 6 महीने बाद मैं उस बच्ची को देखभाल करने लगी। अब मेरे सपनों और इच्छाओं का त्याग हो चुका था और अभिषेक जो मेरा पति था वे क्या अपनाएगा इस बच्ची को। मेरे मन में हमेशा डर था, इसीलिए मेरे भैया भी मेरे साथ आए। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो सब कुछ नया और अजीब सा लग रहा था। रात को मेरी सास ने मुझे घर के एक छोटे से कमरे में बिठा दिया। वहाँ का माहौल मेरे लिए थोड़ा अजीब था।
बिस्तर ज़मीन पर बिछाया हुआ था और घर भी साधारण मिट्टी का था। मैं ज़मीन पर बिस्तर पर बैठी अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अभिषेक अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। मैं अंदर से बहुत घबराई हुई थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, रूपाली, तुम यहाँ आ गई हो। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें इसे संभालना होगा। उनकी बात सुनकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और कहा समय के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मैं उनके इस व्यवहार को देखकर थोड़ी असर महसूस करने लगी। अभिषेक बिस्तर पर जाकर लेट गए और मैं अभी भी अपने घबराहट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कमरे में माहौल भरी और तनावपूर्ण था। अभिषेक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, रूपाली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब नया और मुश्किल है, लेकिन हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। उनकी बात सुनकर मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगी। मैंने शादी के बाद के जीवन के बारे में अपनी सहेलियों से बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन जो अनुभव मेरे सामने था, वे इन सब से अलग और कठिन लग रहा था। अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश की। कमरे में जलती लालटेन की लोई को शांत और गंभीर बना रही थी। मैं अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश करने लगी। अभिषेक ने कहा, हमारे रिश्ते की ये नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे सही दिशा में लेकर जाएं। उनकी बातों में गंभीरता और समझदारी थी, जिसने मुझे थोड़ा सहज महसूस कराया। मैं आंखें बंद कर ली और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि यह नया रिश्ता हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। अभिषेक ने मेरे पास बैठकर कहा, मैं जानता हूँ कि हमारे लिए ये रिश्ता बहुत नया है और उस समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करें। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे शांत किया। मैं पूरे समय घबराई हुई थी। मन ही मन कई सवाल और असमंजस थे। रात का माहौल मेरे लिए नया और चुनौतीपूर्ण था। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से थकी हुई थी। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। बीती रात की उलझनों ने मुझे थका दिया था, लेकिन मैं खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि इस नए जीवन को समझने और उसे अपने में समय लगता है। अभिषेक के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने और उसे समझने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सुबह मेरी सास ने मुझे जगाया। रात के घटनाक्रम के बाद मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोचने लगी, काश माँ से इस बच्ची के लिए मना कर दिया होता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब यही मेरी ज़िंदगी थी। धीरे धीरे मैंने अपनी किस्मत से समझौता करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन किसी मशीन की तरह हो गया था। दिन भर के काम में जुटी रहती और रात को अपने रिश्ते को बोर्ड महसूस करती। धीरे धीरे मैंने हालातों को सहन करना सीख लिया। ससुराल की सभी महिलाओं से मेरी पहचान होने लगी। वे अपने पति के साथ अपने अनुभव और खुशियों की बातें साझा करती थी। उनकी बातें सुनकर मेरा मन उदास हो जाता, लेकिन मैंने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। मैंने अपने जीवन के दुखों को खुद में समेट लिया और चुपचाप सब सहन करती रही। हमारा माहौल बहुत साधारण था। अभिषेक ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना कोई नौकरी करते थे। इसी वजह से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। दिन बीतते गए। मैं खुद को स्थिति के अनुरूप डालने लगी। कोशिश कर रही थी कि अपने अंदर ये विश्वास जगने लगी कि हर परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी के से करना होगा। हमारे परिवार में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति मेरे भैया मनोज थे। वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और उनके हिस्से में जो ज़मीन आई थी वे मैं ही देखभाल करती थी। हालांकि वे अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे थे। अभिषेक की ज़मीन इतनी कम थी कि उसके भरोसे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। समय बीतता गया, लेकिन हमारे हालात दिन दिन खराब होते गए। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं अब 28 साल की हो चुकी थी। हमारा कोई अपना बच्चा नहीं था और सच कहूँ तो मैं बच्चा चाहती भी नहीं थी। दीदी की बेटी सजना जो अब 12 साल की हो चुकी थी,
उसे संभालना ही हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। संजना मुझे माँ का कहकर बुलाती थी और मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। संजना अब किशोर व्यवस्था में भी उसका व्यक्तित्व और समझदारी बढ़ रही थी। वह जानती थी कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया था। ये रिश्ता हमारे बीच एक अनमोल बंधन बन चुका था। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। आमदनी के साधन सीमित थे और खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। एक दिन जब मैं सुबह सुबह गाय को चारा डालने के लिए उठी तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि मेरे भैया अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। उनके बीच का स्नेह और आपसी समझ देखकर मुझे एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद रिश्तों में मधुरता और आपसी सहयोग बनाए रखना कितना ज़रूरी है। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, भाभी मुस्कुराते हुए भैया से अलग हो गई और गाय को दूध निकालने चली गई और भैया बाहर की ओर चले गए। मैंने सोचा कि इस समय उन्हें उनके निजी समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, इसीलिए मैं घर वापस लौट आई। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची और उसे बंद करने लगी, तभी पीछे से भैया आ गए। उनकी उपस्थिति ने मुझे थोड़ी चौंका दिया। मैंने तुरंत उनसे पूछा, भैया कोई काम था क्या? भैया मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, नहीं, बस तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव देखकर सोचा कि तुम ठीक हो या नहीं। उनके शब्दों में हल्की चुटकी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, सब ठीक है भैया। इसके बाद वे कुछ पल रुके, फिर मुस्कुराते हुए चल पड़े। हालांकि मैं भैया की हरकतों से महसूस कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की, मैं खुद को संभालते हुए दृढ़ता से कहा, भैया आप जो कर रहे हैं वह गलत है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उन्होंने मेरी बात का नज़रअंदाज किया और मुझे रोकने की कोशिश की। मेरी हिम्मत नहीं टूटी। मैं तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे की ओर दौड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन भैया ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और अंदर आ गए। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने हिम्मत जुटा आर्द्रता से कहा, भैया ये ठीक नहीं है, महसूस कर रही हूँ, कृपया ये यहाँ से चले जाए। उनके चेहरे पर एक पल के लिए सूना सा भाव आया और फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखता। इसके बाद वे तुरंत कमरे से बाहर चले गए। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि मुझे आगे और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। उस दिन के बाद से मैं भैया से थोड़ी दूरी बना ली और घर के सभी सदस्यों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी, ताकि ऐसी स्थिति फिर कभी न आए। मैं दृढ़ता से कहा, अगर आप मेरी इज्जत चाहते हैं तो तुरंत यहाँ से चले जाए, वरना मैं सब कुछ अपने परिवार को बता दूंगी। लेकिन भैया पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे हमसे गुस्से से बोले, तुम जो चाहो कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जानती हो रूपाली, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। मेरे पति ने कभी मेरी तरफ नहीं की थी, नहीं कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की। भैया की बातें मुझे थोड़ी असर कर रही थी और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें रोका, कृपया मुझे छोड़ दो, हम किसी और दिन ये सब कर लेंगे। मेरे शब्दों से भैया थोड़े चुप हो गए, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर कभी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पल में भी खुद को पूरी तरह से संभालते हुए कोशिश कर रही थी। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकूं और खुद को सुरक्षित रख सकूं। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आकर घर के पिछवाड़े की ओर जाने का मन बनाया, लेकिन तब तक भैया जा चुके थे। मैं वापस आकर नाश्ता तैयार करने लगी और संजना को स्कूल भेज दिया, लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। भैया से हुई घटना बार बार मेरे मन में आ रही थी। जैसे जैसे दोपहर का समय करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। मुझे याद है मैंने घड़ी पर देखा था तो 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली, बहू हम खेतों में जा रहे हैं, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। मैं उठकर बाहर आई और सास ससुर के खेतों में जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर से मैं अपने कमरे में चली गई
घर के आंगन में पहले से ही एक दीवार बनी हुई थी जो अब 7 फीट ऊंची हो गई थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो क्या होगा। मैं अपने कमरे में टेरटरी से बैठी थी और खुद कोस रही थी। सोच रही थी कि काश मैं सास ससुर के साथ खेतों में चली जाती। तभी अचानक वही हुआ जिसका मुझे डर था। भैया दरवाजे पर आकर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे और बोले, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, कहीं ढूंढते हुए इधर ना आ जाए। मैंने गेट पर खड़ी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। फिर उनकी आवाज़ आई, क्या कर रही हो, जल्दी करो, मुझे और नहीं सहन हो रहा। उनकी बातों ने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। मुझे डर था कि कहीं कोई आ न जाए। डरते डरते गेट कमरे की तरफ बढ़ी और मैं डोर के पास जाकर खड़ी हो गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो भैया तेज़ी से अंदर आए और चटाई पर जाकर लेट गए। वे बोले, देखो जल्दी करो वरना कोई आ जाएगा। उनकी बातें बहुत घबराई हुई थी। मैं कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, डोर लॉक किया और जैसे ही मुड़ी अचानक भैया ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और चौपाई पर लेटाकर कहने लगे, देखो रूपाली, तुमने ये क्या कर दिया। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऐसा ही कुछ होता है। अब जल्दी से मेरी घबराहट को शांत करो। मुझे ना चाहते हुए भी वे सब करना पड़ा। सब कुछ शांत हो गया और फिर वे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आज रात को जब सब सो जाए तो मैं घर के पीछे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कमरे में लेटी रही, दीवार को देखती रही, काफ़ी देर तक इस अवस्था में पड़ी रही। फिर धीरे से चटाई से उठकर बाथरूम में चली गई। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ नया सा आ गया हो। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में खालीपन की भावना पूरी हो चुकी हो और मुझे एक नया उद्देश्य मिल गया है। वापस आके मैं किचन में जाकर दोपहर का खाना बनाना शुरू किया क्योंकि संजना भी स्कूल से लौटने वाली थी। खाना तैयार करके मैं अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मेरे मन में सब घटनाएं फिर से चलने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में अब एक नया बदलाव आ चुका है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे उन पुराने ख्यालों से दूरी नहीं बनानी चाहिए और मैं फिर से वही पुराना एहसास पाना चाहती थी। इन्हीं सोच में खोई हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हड़बड़ी से दरवाज़ा खोला और देखा कि संजना स्कूल से लौट आई थी। वे तेज़ी से अंदर आई और बोली, माँ बहुत गर्मी है, जल्दी से पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। संजना जल्दी से अपने कमरे में चली गई और मैं उसे देखती रह गई। अब संजना बड़ी हो रही थी, उसके गाल गर्मी की वजह से लाल हो गए थे। मैं किचन में गई और एक गिलास पानी लेकर उसके पास आ गई। उसे पानी देते हुए मैं उसे देखती रही। अब उसकी मासूमियत और आकर्षक साफ नज़र आने लगा था। मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वे बोली, क्या देख रही है माँ। मैंने कहा, कुछ नहीं, तू जल्दी से यूनिफॉर्म बदल ले, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मैं किचन में जाकर संजना के लिए खाना परोसने लगी। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं संजना से दरवाज़ा खोलने को कहा और वे दरवाज़ा खोलने गई। मेरे सास ससुर भी खेतों से लौट आए थे। मैंने सबके लिए खाना निकाल और हम सभी ने मिलकर दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। संजना और मैं एक ही कमरे में सोते थे। जब अभिषेक घर पर होते थे तब संजना अपनी दादी के पास सोई थी, लेकिन जब से अभिषेक मुंबई गए थे तब से संजना मेरे पास ही सोने लगी थी। वे मेरे पास आकर चारपाई पर लेट जाती थी और मैं उसके बालों को सहलाने लगती थी। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। शाम के 4 बजे मेरी सास ने मुझे उठाया क्योंकि वे फिर से खेतों पर जाने की तैयारी कर रही थी। मैं उठकर सबके लिए चाय बनाने लगी। जब चाय लेकर मैं अपने सास ससुर के पास गई तो मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा तुम अपने भैया को भी चाय देना, उसकी घरवाली तो अपने मायके गई हुई है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैंने कहा, माँ चाय तो ख़त्म हो गई है। इस पर मेरी इस सास बोली, तो क्या हुआ बेटी, चाय पीकर फिर से बना देना। मैंने कहा, ठीक है माँ। जब सास के साथ सास ससुर खेतों पर जाने लगे, संजना भी उनके साथ खेत चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सभी के चले जाने के बाद मैं फिर से सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं चाय लेकर जाती हूँ तो भैया यही समझेंगे कि मैं जानबूझकर उनके पास आ रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाय मैं उसे
गेट के बाहर ही दे दूँगी। ये सोचकर मैं किचन की ओर जाने लगी, लेकिन तभी गेट पर किसी की दस्तक दी। मुझे ये नहीं पता था कि बाहर भैया हो सकते हैं। जैसे ही मैंने गेट खोला, मेरी धड़कनें तेज हो गई। सच में बाहर भैया ही खड़े थे। वह कहने लगे, माँ क्या कहकर गई थी? मैं जाकर चाय पी लो। भला मैं ऐसा मौका कैसे जाने देती? वे बिना कुछ कहे घर के अंदर आ गए और मैं गेट पर सहमी सी खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वे बोले, अब क्या खड़ी रहोगी या कुछ करोगी? फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें रात को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए मैं तुम्हें रात को बुलाने वाला था वह मैं अभी निपटा कर जाऊँगा। पता नहीं रात को मौका मिलेगा या नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे कान में धीरे से एक बात कही, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। आज भैया अपनी वे इच्छा भी पूरी करने वाले थे जिससे लड़कियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसके लिए वे जल्दी राज़ी नहीं होती। मैं भैया को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वे नहीं माने। कहने लगे, जब से मैंने तुझे पहली बार देखा था तब से मेरे मन में इस इच्छा को पूरा करने की ख्वाहिश थी। आज मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। भैया की जिद के आगे मेरी कोई बात नहीं चली। थोड़ी देर के लिए कमरे में तूफान सा उठा और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। जब भैया बाहर जाने के लिए उठे तो मैं गेट खोला और वे बाहर निकल गए। फिर मैं अपने कमरे में चारपाई पर लेट गई। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ नया आ गया हो, या फिर यूँ कहूँ कि मुझे आज पूरा सुकून मिल चुका था। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।